वेलकम टू पीसीएस 360 में आपका स्वागत है। तो अभी आप लोग को हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करें? मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी में हिस्ट्री का कितना महत्व है। तो बीपीएससी में हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री जो पूछा जाता है आपको मॉडर्न, एंशियंट और मिडाइवल। तो मॉडर्न का सबसे ज़्यादा महत्व है। मॉडर्न से आई थिंक 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। एंशियंट से 4 क्वेश्चन और मिडावल से 5 क्वेश्चन देखा जाता है। कभी आपको एंशियंट से 6 क्वेश्चन देखा जाएगा, मिडावल से 4 क्वेश्चन देखा जाएगा। इसी तरीके से आपको देख सकते हैं, लेकिन मॉडर्न का बहुत महत्व है। तो अभी हम लोग करेंगे, आपको मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जहाँ तक कि मानना, हमने यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल देखे, तो घटना चक्र को चैप्टर वाइज बहुत अच्छे तरीके से नहीं कराया गया है। जो हमारे चैनल का नाम है पीसीएस 360, उसी तरीके से आपको हम डिस्कशन करेंगे। जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका जो डिस्कशन हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, आप लोग को टेंशन दम नहीं लेना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको यूरोपियों का आगमन, ओके, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? यूरोपियों का आगमन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग देख चुके हैं कि सबसे पहले कौन है। तो अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं कौन कौन सबसे पहले आए। तो वास्को डी गामा को हम देखते हैं। वास्को डी गामा जो आपको आए 1498 में आए। कब आए? आपको वास्को डी गामा 1498 में आए। आपको केरल में आए, वेस्टर्न कोस्ट, है ना। तो उस समय जमूरीन का शासन था। किसका था? जमूरीन का शासन था। तो अब्दुल मजीद उनको लीड किए। तो जमूरीन ने कहा अब्दुल मजीद को कि आपको वास्को डी गामा को हिंदुस्तान की सैर करा दो। तो वास्को डी गामा का पर्पस क्या था? बिजनेस था। क्या था? उनका पर्पस बिजनेस था। अगर पूछ लिया जाए कि वास्को डी गामा जो आए थे उनका पर्पस क्या था? उनका बिजनेस था। तो वास्को डी गामा कब आए? आपको 1498 में आए, है ना। फिर वास्को डी गामा के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको डच के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। तो वास्को डी गामा का जो ताल्लुक था किससे था? पोर्तुगीज से। कहाँ से था? वास्को डी गामा का ताल्लुक आपको पोर्तुगीज से था। हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। ओके, देखो अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत ही, देखिए जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं घटना चक्र में इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है। देखिए, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव एट कालीकट। वास्को डी गामा कालीकट में कब आए, कब पहुँचे? आपको केरला के वेस्टर्न कोस्ट में आपको 1498 में पहुँचे। कब पहुँचे? 1498 में आपको केरला में आपको वास्को डी गामा पहुँचे, है ना। उस शासन किसका था? जमूरीन का शासन था। ओके, तो अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो अभी हम लोग एकदम आसान से देखेंगे, एकदम इजी भाषा में हम लोग चलेंगे। वास्को डी गामा अराइव्ड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पोर्ट ऑफ कलिकत ऑन 20 में 1498। तो 20 मई को आपको वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा, है ना, कालीकट में। कालीकट कहाँ है? आपको केरला में है। ही डिस्कवर्ड अ न्यू ऑल सी रूट्स ऑफ इंडिया। नए सी रूट को डिस्कवर किया। किसने किया? आपको वास्को डी गामा ने किया। और जो वास्को डी गामा जो आए उनका स्वागत, भव्य स्वागत किसने किया था? जमूरीन ने किया था ना। द किंग ऑफ द कालीकट। क्या था? वो कालीकट का किंग था। द वे की वास्को डी गामा ओपन अ न्यू ट्रेड डायमेंशन ऑफ इंडियन पोर्तुगीज अलायंस। तो क्या किया? आपको इंडियन और पोर्तुगीज का अलायंसेस किया। देखिए, कोई भी आता है तो बिजनेस के पर्पज से आता है। अगर देखिए अलायंस हो तो क्या हुआ? इंडिया को भी फायदा होगा और पोर्तुगीज को भी फायदा होगा। समझ गया? वास्को डी गामा अर्न 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट इन ब्लैक पेपर ट्रेड फ्रॉम इंडिया। तो वास्को डी गामा जो इंडिया आए थे, जो आपको उनको प्रॉफिट किससे हुआ? ब्लैक पेपर से। ब्लैक पेपर्स यहाँ से ले गए, आपको अपने पुर्तगाल में, यूरोप कंट्री में सेंड किया, तो वो बेचे। तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ? 60% उनको प्रॉफिट हुआ। किसको? वास्को डी गामा को प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से क्या हुआ? यूरोपियों का एक आकर्षित केंद्र बन गया। जो अब जैसे कि मान लेते हैं कि वास्को डी गामा है, अब ले जाकर वहाँ सेल किए, तो उनको 60% जो प्रॉफिट हुआ, तो लोगों को लगा अरे यार हम भी जाएँ तो हम भी वहाँ से लाएंगे तो बेचेंगे तो हमारा ये बिजनेस चलेगा। इसी तरीके से आपको पहले पोर्तुगीज़ आए, है ना, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, डैनिश आए। इसी तरीके से कार्यकाल चलता रहा। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि वास्को डी गामा आपको बेटर, मतलब वास्को डी गामा ने क्या किया था? आपको सी रूट की खोज की थी, न्यू सी रूट, है ना। नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की, है ना। अभी क्या करता है? जैसे कि जो बेचता है, जैसे कि जो 60% प्रॉफिट होता है, तो पोर्तुगीज जो ट्रेडर्स होता है, लोकल ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है। वो क्या होता है? वो इंडिया की तरफ वो आना स्टार्ट कर देता है। समझ गए? द पोर्तुगीज मर्चेंट इस्टेब्लिश देयर कमर्शियल फार्म्स इन इंडिया। फिर क्या किए हैं? पोर्तुगीज़ का जो था मर्चेंट था, कमर्शियल फार्म इंडिया में स्थापित कर दिया। समझ गया? द पोर्तुगीज मर्चेंट इस्टेब्लिश देयर कमर्शियल फार्म्स इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ कालीकट। कालीकट में क्या किया? अपना कमर्शियल फार्म इस्टेब्लिश किया। तो पहला फैक्ट्री आपको पोर्तुगीज़ का कहाँ था? कालीकट में था। फिर गोवा में, फिर दमन दीव एंड हुगली में। हुगली कहाँ है? आपको कोलकाता में। समझ गया?
देखिए अब फ्रांसिस्को अल्मेडा के बारे में पढ़ेंगे, अल्बुकर्क के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला वायसराय गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या था? पहला वायसराय गवर्नर था। किसका? पोर्तुगीज़ का था, है ना। फिर अल्बुकर्क केम टू इंडिया इन, देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का काल क्या था आपको? 1505 से लेके क्या था? 1509 तक था, है ना। फिर उसके बाद अल्बुकर्क का चलता है। अल्बुकर्क हम लोग देख सकते हैं कहाँ है आपको? अल्बुकर्क का जो चलता है 1509 से लेके कब तक चलता है? 1500, है ना, 1515 तक चलता है ना। अगर पूछ लिया जाए कि अल्बुकर्क का कार्यकाल कब तक चलता है? 1509 से लेके 1515 तक चलता है। ही एनेक्स गोवा 1510 फ्रॉम बीजापुर आदिल शाह। देखिए बीजापुर आदिल शाह से गोवा किसने छीन लिया? आपको अल्बुकर्क छीन लेता है ना। पोर्तुगीज से मेंटेन गोवा एज एपी सेंटर कल्चर ऑफ इंडिटी। तो देखिए इसी मतलब अल्बुकर्क को पोर्तुगीज़ का रियल फाउंडर माना जाता है। अगर अल्बुकर्क जो कब्जा नहीं करते तो दबदबा नहीं बनता, समझ गए। तो कह सकते हैं पहला वायसराय गवर्नर, पहला वायसराय कौन था आपको? पोर्तुगीज़ का अल्मेडा था। दूसरा कौन था? अल्बुकर्क था, समझ गया। फिर हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ओके, देखिए फिर यहाँ वेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया, कब आया? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कब आया? 1498 को वास्को डी गामा आया। आपको आंख बंद करके बता देना। ओके, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि घटना चक्र का जो भी क्वेश्चन होता है डायरेक्टली आपको पुट कर दिया आता है, डायरेक्टली, समझ गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको इग्नोर दम नहीं करना आपको, है ना। अब देखिए हम हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय इन इंडिया। पोर्तुगीज़ का पहला वायसराय कौन था? तो आपको तो बताया था अल्मेडा था। कौन था? अल्मेडा था। इसका जो कार्यकाल था 1505 से लेके आपको 1509 तक था, है ना। कब तक था ये? 1509 तक था ना जिसका कार्यकाल। तो समझ गए। इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं अल्बुकर्क का कार्यकाल कब तक था? 1509 से लेकर आपको 1515 तक अल्बुकर्क का कार्यकाल था, समझ गए। अब जो मेरे चैनल का जो पीसीएस 360 नाम है उसी तरीके से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हम समय नहीं ले रहे हैं, हम बकवास ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम बताने की कोशिश करें। ओके, देखिए who among following had a welcome वास्को डी गामा एट कालीकट। वास्को डी गामा का कालीकट में वेलकम, भव्य स्वागत किसने किया था? आपको जम्बूरिन। किसने किया था? जम्बूरिन किया था। आपको हम बता चुके हैं, है ना। अब देखिए अभी हम देख रहे हैं किसने किया था? आपको जम्बूरिन ने किया था, है ना। जम्बूरिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5वां देख रहे हैं। तो 5वां ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब किसका किससे संबंधित है तो अभी हम लोग देखते हैं ना, किसका किससे संबंधित है देख रहे हैं, समझ गए। आप लोग को बस देखना है। देखिए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सिलेक्ट द करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। आपको तो बता चुके हैं वास्को डी गामा ए का B1 है, ए का 2 होगा। देखिए दिखा रहे ए का 2 होगा, ए का जो कितना होगा देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग बहुत इजी तरीके से। देखिए वास्को डी गामा का किससे? पुर्तगाल से संबंधित है ना, वास्को डी गामा का। और क्रिस्टोफर कोलंबस का किससे है? क्रिस्टोफर कोलंबस का जो आपको संबंध है स्पेन से, किससे है? आपको स्पेन से संबंधित है। और कैप्टन कुक का संबंध किससे है? आपको ग्रेट ब्रिटेन से। किससे? ग्रेट ब्रिटेन से। तस्मान का संबंध किससे? आपको हॉलैंड से। तस्मान का संबंध आपको हॉलैंड से। इसी तरीके से आपको देखना है। मेरा कोशिश जो भी रहेगा आपको अच्छे तरीके से बताया, बस आपके दिमाग में बैठ जाए। अब इस तरीके से 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देख लें तो आपको पूरे तरीके से माइंड में बैठ जाए, जो आपको एग्जाम में आसानी से टिक लग जाए। ओके, आप लोग टेंशन ना लें। देखिए अभी हम लोग जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो देख चुके, बता दिए कौन कहाँ से नहीं है। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। ओके, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्तुगीज़। कौन पोर्तुगीज़ से बिलोंग नहीं करता है? मतलब कौन सा ऐसा विजिटर है जो पोर्तुगीज़ से बिलोंग नहीं करता? पीटर मूडी जो है पोर्तुगीज़ से बिलोंग नहीं करता है। और जैसे कि ये जो तीनों जो थे तीनों आपको पोर्तुगीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ना, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं पीटर मूडेस वॉज 17th सेंचुरी ब्रिटिश ट्रैवलर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मुगल रूल। देखिए पीटर मूडी जो था आपको पोर्तुगीज़ से संबंधित नहीं था, वो ब्रिटिश रूल में आपको शाहजहाँ के टाइम में आया था। ही डिस्क्राइब बनारस इन हिज राइटिंग। आपने बनारस को अपने राइटिंग में डिस्क्राइब किया है। इसका मतलब दूरते बारबोसा एंड डोमिंगो पेस एंड फिर नाओ नूनिज जो थे आपको, ये सब जो थे आपको पुर्तगाल से संबंध रखते थे। लेकिन पीटर मूडी थे पुर्तगाल से नहीं, आपको ब्रिटिश से संबंध रखते थे। ओके, फिर अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए
हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। पोर्तुगीज़ का रियल फाउंडर किसे कहा जाता है? देखिए आपको अल्बुकर्क को इसलिए अल्बुकर्क को कहा जाता है क्योंकि आपको जो बीजापुर के जो आदिल शाह हैं उनसे छीन लिया था गोवा को, समझ गए, इसीलिए उनको रियल फाउंडर माना जाता है पोर्तुगीज़ का। अच्छा, अल्बुकर्क का जो कार्यकाल था 1509 से लेकर 1515 तक रहता है, समझ गए। अल्बुकर्क का कार्यकाल, समझ गए, ये सेकंड था, समझ गया। फिर आगे देखेंगे। देखिए मलक्का को भी कैप्चर इसने किया, हरमुस को भी कैप्चर इसने किया, तो इसीलिए पोर्तुगीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्बुकर्क माना जाता है, समझ गए। फिर अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ पावर इन इंडिया वॉस अल्बुकर्क। तो बता दिए पोर्तुगीज़ का रियल फाउंडर माना जाता है। ही इस्टेब्लिश पोर्तुगीज स्टेट इन द पावरफुल रीजन इन इंडिया। तो पावरफुल रीजन जो इंडिया का था वहाँ आपको इस्टेब्लिशमेंट किया, किसने? आपको अल्बुकर्क ने किया, है ना। ही एनेक्सेशन ऑफ द गोवा एंड सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो मतलब जो गोवा को, मतलब बीजापुर का जो सुल्तान आदिल शाह जो था उससे गोवा को छीन लिया, है ना। किसने छीना? आपको किसने छीना? अल्बुकर्क ने छीना। अल्बुकर्क का संबंध कहाँ से था? पोर्तुगीज से था, है ना। 1510 वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ अल्बुकर्क। तो 1510 में पहला अचीवमेंट था किसका? अल्बुकर्क ने, है ना। अगर कह दें तो बीजापुर का जो रूलर आदिल शाह था उनसे गोवा अल्बुकर्क ने कब छीना था? तो उन्होंने 1510 में छीना था, है ना। ये आपको फर्स्ट अचीवमेंट था, किसका था? आपको पोर्तुगीज़ का था, है ना। पोर्तुगीज़ का फर्स्ट अचीवमेंट था ना। गोवा consolidated Portuguese monopoly at the southern western naval coast establishment region Portuguese state in India, है ना। ये आपको मोनोपोली रीजन था। ही इनकरेज पोर्तुगीज men to marry Indian women for in enactment Portuguese present in India and formation of कॉलोनीज। तो इसीलिए क्या करते थे? इनकरेज पोर्तुगीज मैन, है ना। पोर्तुगीज मैन को क्या करते थे? आपको इनकरेज करते थे। ही इनकरेज पोर्तुगीज मैन टू मैरी इन इंडियन वुमेन, मतलब इनकरेज करते थे कि इंडियन वुमेन से वो शादी करें, है ना। एंड प्रेजेंट इन इंडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट कॉलोनीज। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कि अगर इंडियन की लड़की से शादी कर लेंगे तो इनका परमानेंट कॉलोनी बन जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक लड़की है दिल्ली में रहती है, अगर आपको सऊदी का कोई लड़का आके शादी कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध आपको इंडिया से भी हो जाता है। इसी तरीके से ढेर सारे लोग जो करने लगेंगे तो उनका एक कॉलोनी बन जाएगा। इसी तरीके से पोर्तुगीज़ के टाइम में हुआ था। कब हुआ था? आपको 1510। अब कब स्टार्ट कब से हुआ था? आपको 1505 से स्टार्ट हुआ था, फिर आगे चलता ही रहा। देखिए पोर्तुगीज़ तो आपको 1498 में आया, 1498 में आया। वो गया कब? 1961 में गया, 1961 में गया। सबसे पहले और सबसे लास्ट में कौन गया? पोर्तुगीज़, है ना। देखिए इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए एट बीच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, देखिए एट बीच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डिड पोर्तुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्टिस। जिन्होंने कब बिल्ड किया था, कब बनाया था, तो भी हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए कहाँ बनाया था? आपको कोचीन में। पहला जो फैक्ट्री जो बनाया था कहाँ बनाया था? आपको कोचीन में। अगर तो पूछ ले एग्जाम में कि पोर्तुगीज़ का पहला फैक्ट्री कहाँ था, तो आपको कहाँ था? कोचीन, CO, है ना, CHIN, कहाँ था? कोचीन में था, समझ गया, कोचीन में। तो इसी तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पोर्तुगीज़ वाज बिल्ड बाय अफांसो डी अल्बुकर्क। तो किसने? अफांसो डी अल्बुकर्क ने पहला फैक्ट्री बनाया था। कहाँ बनाया था? आपको कोचीन में बनाया था, है ना। हु वॉज नॉट अ factory at the time in the Cochin and 1503 Francisco de Almeida constructed and Portuguese forties in a cannon in active, है ना। इसी तरीके से क्या किया था? आपको देखिए तो बनाने का काम किया था, देख सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देख रहे हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में देख रहे हैं हम लोग। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू केम इंडिया ट्रेड। मतलब कौन सा ऐसा यूरोपियन जो पहले इंडिया से ट्रेड के लिए आया था? कौन आपको? आपको पोर्तुगीज़ आया था, समझ गए, पोर्तुगीज़ आया था। और देख रहे हैं हम अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोर्तुगीज़ वर फर्स्ट यूरोपियन टू केम टू मेडावल इंडिया फॉर ट्रेड। मेडावल टाइम में वो आया था, है ना। कौन आया था? आपको पोर्तुगीज़ सबसे पहले आया था, है ना। कब आया था? 1498 में। सबसे पहले 14 में कौन आया था? आपको वास्को डी गामा आया था, फिर उसी से कार्यकाल चलता रहता है। द फर्स्ट पोर्तुगीज यूरोपियन वॉयगर्स वास्को डी गामा रीच कोस्ट कालीकट in 1498 after a long voyage with the help
ऑफ गुजरात रूट गाइडेड अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद के द्वारा गाइड किया गया था, है ना। तो बता दिए आपको हम। तो शासन किसका था? जमूरीन का था। जमूरीन ने कहा अब्दुल मजीद को कि उनको इंडिया की सैर करा दो। किसको? आपको वास्को डी गामा को। सीक्वेंस ऑफ अराइवल यूरोपियन ट्रेडर्स पावर इन इंडिया एज फॉलो पोर्तुगीज डच इंग्लिश, है ना। सबसे पहले कौन आया? आपको पोर्तुगीज़ आया, फिर आपको डच आया, फिर इंग्लिश आया, डैनिश आया, है ना, डैनिश आया, फिर फ्रेंच आया। इसी तरीके से कार्यकाल आपको चलता रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एंड हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया? पहला इंडियन कौन था जो सी ट्रेड सेंटर को, देखो, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया? कौन सा था जो पानी से के रास्ते से आया, जो अपना पहला सेंटर, पहला कौन सा ऐसा मतलब कंट्री था जो पहले आया, है ना, सी रूट से? तब को कौन आया? पोर्तुगीज़ आया, है ना। देखिए अमंग ऑल यूरोपियन पावर्स इन इंडिया पोर्तुगीज ट्रेडर्स वर द फर्स्ट हु इस्टेब्लिश मैरीटाइम सेंटर इन इंडिया, है ना। फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एनेक्स ड्यू इन 509। समझ गए? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आपको 509 में किए थे। समझ गए? कब किए थे? 509 में किए थे ना। इसी तरीके से हम देखते हैं द वायसराय ड्यू मेड अ पोर्तुगीज द मोस्ट पावरफुल इंडियन ओशन, है ना। पोर्तुगीज एस्टैब्लिश देयर मोनोपोली ओवर इंडिया ओशन एंड लीव द टैक्सेस ऑन शिपिंग पास थ्रू सी। समझ गए? इस तरीके से हम लोग चलेंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वन इस्टेब्लिश बाय द पोर्तुगीज बाई। कहाँ किया था? आपको हुगली में किया था, है ना। हुगली में किया था। किसने किया था? आपको पोर्तुगीज़ ने किया था। पहला कहाँ किया था? आपको कोचिन में किया था। फिर उसके बाद चलता रहा, है ना। बंगाल के कहाँ किया? आपको हुगली में किया। किसने किया? पोर्तुगीज़ ने किया। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। देखिए अच्छा इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए 1534 में पोर्तुगीज ऑब्टेन परमिशन टू इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन सटागांव एंड चटागांव बाय द रूलर ऑफ बंगाल। मतलब बंगाल के रूलर से आपको 1534 में पोर्तुगीज़ ने परमिशन लिया गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से कि हम चटागांव में फैक्ट्री लगा लें, है ना। आफ्टर द पोर्तुगीज कॉलोनीज वर सेटअप इन बंगाल इन होल बंगाल। फिर क्या होता है? आपको फैक्ट्री जो लगाने के बाद चटागांव में फिर आपको बंगाल में कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करता है। कौन करता है? पोर्तुगीज़ करता है। चटागांव नोन एज द ग्रेट पोर्ट ऑफ पोर्तुगीज मैरीटाइम्स। क्या था? आपको मैरीटाइम था, है ना। देखिए चटागांव and Portuguese maritime was used by them, and 16th century Chatagaon decline was replaced by Hooghly. Dutch built a fort named for Fort Cordoba in Chinsura, Sirampur, major center of Danes. तो सब क्या था? डैनिश का मेजर सेंटर था। तभी हम लोग बात किसका कर रहे हैं? पोर्तुगीज़ का बात कर रहे हैं ना। फिर उसका भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पोर्तुगीज़ का देख रहे हैं ना। देखिए विथ रेफरेंस टू द पोंडुचेरी एंड नॉ पोंडुचेरी, क्या बोलते हैं उसको? पोंडुचेरी बोलते हैं। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोंडुचेरी वर द पोर्तुगीज, है ना। द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोंडुचेरी वर द फ्रेंच, है ना। एंड द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाई पोंडुचेरी। देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, इसका आंसर ऑनली ए हुआ। देखिए द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोंडुचेरी वर द पोर्तुगीज। पहला यूरोपियन वही था जो पोंडुचेरी को अब वो क्या किया था? ऑक्यूपाई किया था। इसको बोलते हैं हम लोग पोर्तुगीज़ बोलते हैं, है ना। समझ गए? इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लगा द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोंडुचेरी एंड टू एक्सर्ट पावर इन इंडिया वाज पोर्तुगीज। डच वाज द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोंडुचेरी। सबसे पहले आपको पोर्तुगीज़ किया, फिर पोर्तुगीज़ ऑक्यूपाई करता है पोंडुचेरी को, फिर दोबारा सेकंड में आपको डच ऑक्यूपाई करता है। द ब्रिटिशर ऑल्सो ऑक्यूपाई पोंडुचेरी इन 1793। देखिए फिर ब्रिटिशर्स भी कर लेता 1793 में बट हैंडेड इट ओवर टू फ्रांस इन 1814, है ना। ट्रीटी ऑफ पेरिस। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस से किसको? आपको फ्रांस को देता है। किसको देता है? फ्रांस को, पोंडुचेरी। समझ गया? इसी तरीके से चलता है। तो आपको पोंडुचेरी आपको पोर्तुगीज़ से भी रिलेटेड है, डच से भी रिलेटेड है, इंग्लिश से भी रिलेटेड है और पेरिस से भी रिलेटेड है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पिराकी इन द वे ऑफ बंगाल भाई, है ना। क्या होगा? पोर्तुगीज़ होगा, है ना। पोर्तुगीज़ से रिलेटेड हुगली है, तो हम तो बता दिए थे, है ना।
आप देखिए पोर्तुगीज यूज हुगली एज अ बेस ऑफ पिरेसी इन द बे ऑफ बंगाल इन 1631 से लेकर 1632 में। कासिम खान हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द शाहजहाँ रीजन में आपको 1631-32 में आपको बंगाल था, क्या था, आपको गवर्नर था बंगाल का, कौन था, आपको कासिम खान। किसके टाइम में, शाहजहाँ के टाइम में। फाइनली सबड्यूटेड एंड इम्पोज थाउजेंड्स ऑफ पोर्तुगीज, है ना, क्या कर दिया, फाइनली सबड्यूटेड एंड इम्प्रीजन थाउजेंड्स ऑफ पोर्तुगीज, बहुत सारे पोर्तुगीज को क्या कर दिया, आपको सजा दे दिया, आपको जेल में बंद कर दिया। किसने किया, आपको कासिम खान ने किया। किसका टाइम था, शाहजहाँ का टाइम था, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे हैं, देखिए अब देखिए हु यूज है हुगली एज अ बेस फॉर पिराकी इन बे ऑफ बंगाल। तो किसने किया था, किसने किया था, पोर्तुगीज़ ने किया था। पिरेसी किसने किया था, बंगाल में पोर्तुगीज़ ने किया था, समझ गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टेड विद ए ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किससे कनेक्टेड है, आपको अल्मेडा से। किससे संबंधित है, आपको अल्मेडा से संबंधित है। किससे, ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए इसको हम देख रहे हैं, द ब्लू वाटर पॉलिसी इज एट्रीब्यूटेड टू फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, है ना, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज पोसेस इन इंडिया। जो पहला वाइसरॉय कौन था, आपको अल्मेडा था, दूसरा कौन था, अल्बुकर्क था। देखिए अकॉर्डिंग टू इट पोर्तुगीज टू बी सोल ट्रेड पावर इन अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन, मतलब अरेबियन सी से भी आपको सोल ट्रेड करता था। कौन करता था, पोर्तुगीज करता था ना, अकेला था ट्रेड करने वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता का फाउंडर कौन था जी, किसको कहते हैं, कलकत्ता का फाउंडर था आपको कौन, जॉब चार्नोक, समझ गए, जॉब चार्नोक। फिर हम लोग आ रहे हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो माइंड में रहेगा। देखिए चीफ ऑफ कासिम बाजार फैक्ट्री जॉब चार्नोक हैड सेलेक्टेड अ सुतनीति कहाँ था, ये कोलकाता में था, है ना, कोलकाता में, है ना। इंस्टेड ऑफ हुगली फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड सेंटर एंड फाइनली ही फाउंडेड कोलकाता इन फॉर्म ऑफ इंग्लिश कॉलोनी, है ना। तो ये कोलकाता को किसने किया था, आपको जॉब चार्नोक ने किया था, है ना। किसके सामने, आपको कब इंग्लिश कॉलोनी का जब फॉर्म हुआ था तब, है ना, देख सकते हैं आपको, है ना, फाउंड कोलकाता इन फॉर्म ऑफ इंग्लिश कॉलोनी, है ना। अब देख सकते हैं, तो इसीलिए पूछ लेगा कोलकाता का फाउंडर कौन था, आपको जॉब चार्नोक था, समझ गया। इसी तरीके से आपको समझना है। देखिए हु फाउंडेड कोलकाता, तो बता दिया आपको कौन था, जॉब चार्नोक। कोलकाता का फाउंड किसने किया था, आपको जॉब चार्नोक ने किया था। एकदम घबराना नहीं, एकदम आराम आराम से चलना है ना, आराम आराम से चलना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देख रहे हैं, तो यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आसानी तरीके से समझते हैं। देखिए बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, बस आप लोग घबराए नहीं, समझ गए। हर क्वेश्चन को आसान बनाया जाएगा PCS 360 के द्वारा, बस आप लोग को लगे रहना है। देखिए विथ रेफरेंस, है ना, विथ रेफरेंस टू द सेंटर यूरोपियन पावर इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए इसमें से स्टेटमेंट कौन करेक्ट नहीं है, देखिए बता रहा है। अब पोर्तुगीज कैप्चर गोवा इन 1499, नहीं, गोवा को जो कैप्चर किया था कब किया था, आपको 1510 में आपको गोवा को कैप्चर किया था, आपको 1499 में नहीं किया था। इसका मतलब ये गलत यहीं से हो गया। अब देखिए सेकंड हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि देखिए PCS 360 का मतलब यही है कि चारों ऑप्शन को समझाने की कोशिश करेंगे, अगर उससे रिलेटेड रहेगा तब। देखिए इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, एकदम 100% सही है, ओके। फर्स्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इज फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा, सही बात है। अब कब किया था, आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन इज फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिशा, सही बात है। आपको कब किया था, आपको उड़ीसा में जो किया था 1633 में किया था, है ना। उड़ीसा की बात की जा रही है, पहली फैक्ट्री की बात नहीं की जा रही है ना। देखिए देख लिया आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ना। अच्छा ये भी हम लोग देख सकते हैं, डी वाला ऑप्शन, अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास। देखिए डुप्लेक्स के लीडरशिप में फ्रेंच ने कहाँ को ऑक्युपाइड किया था, मद्रास को ऑक्युपाइड कर लिया था। अच्छा मद्रास को कब्जा फ्रेंच ने किया था, है ना। किसके नेतृत्व में किया था, आपको डुप्लेक्स के नेतृत्व में किया था। तो डुप्लेक्स समझ गया ना, डुप्लेक्स बाबू, ये चीज़ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं पोर्तुगीज़ गवर्नर
अल्बुकर कैप्चर गोवा, सही बात है, गोवा कैप्चर करता है। बीजापुर आदिल शाह से कब करता है? 1510 में, बताया ना बाबू, 1510 में। आपको 1499 ही क्या है, आपको ये गलत है एकदम, 100% गलत कर देना है इसको, है ना। अब समझ गए, गलत है तो गलत है। अब फिर अभी हम लोग आते हैं, यहाँ से चलते, देखिए यहाँ से आ रहे हैं। द फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया। तो सबसे पहले जॉइंट स्टॉक स्टार्ट कंपनी कौन स्टार्ट करता है? कौन स्टार्ट करता है? आपको डच। कौन स्टार्ट करता है? डच। अगर पूछ लिया जाए, देखिए स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बीपीएससी सब पूछ लेता है आपको। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम सोचे कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपको स्टार्ट करें। तो डच, समझ गया। सबसे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन स्टार्ट करता है? डच स्टार्ट करता है। यहाँ लेक्चर देखने का मतलब कंसेप्ट क्लियर बाई पीसीएस 360, है ना, है ना। अब देखिए, अब हम लोग 20 में आ रहे हैं। देखिए इसका बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन तो आपको हम समझा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। देखिए अब हम 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में देख रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। कब करता है ट्रेडिंग सेंटर? सब जगह करता है, इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। नागपट्टनम में करता है, चिंसूरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत, बहरच, आगरा, है ना, कोचीन, अहमदाबाद एंड पटना। तो इसका हम ऑप्शन क्या देंगे? ऑल ऑफ द अबव देंगे, समझ गए। इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव देंगे। इतने जगह इसका ट्रेडिंग सेंटर था, देख सकते हैं। अब कब कब रहा देखिए, 1658 में यहाँ रहा, नागपट्टनम में रहा, चिंसूरा में रहा 1653 में, मछलीपट्टनम में 1605 में, सूरत में 1616 में, आगरा में 1621 में, कोचीन में 1663 में, पटना में कब होगा? 1638 में। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। देखिए अब ये हो गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट पटना इन, कब किया था? 32 में करता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपनी कंपनी को कब इस्टेब्लिश करता है? तो आपको क्या बोलिएगा? 1632 में करता है। दम आँख मूंद के करना है, एकदम टेंशन नहीं लेना, दम आराम से करना है, समझ गया। देखिए फिर अभी हम लोग देख रहे हैं, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इस फैक्ट्री एट पटना इन 1632 वाइल इट वाज क्लोज इन द सेम ईयर। देखिए जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में तो खुला, लेकिन बंद भी हो गया आपको 1632 में, समझ गए। पूछ ले कि डच का जो कंपनी 1632 में खुला था तो बंद कब हुआ था? अगर पूछ सकता है 32, 33, 34, तो आप लोगों को कहना है 1632 सेम ईयर में ओपन हुआ और सेम ईयर में बंद हो गया। किसका? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच का कंपनी, समझ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तब नहीं घबराना, देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन है, लेकिन हम देखते हैं ना। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन है? द डच डिफीटेड पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन कोची, मॉडर्न कोची। डच ने पोर्तुगीज़ को हरा दिया, फिर क्या किया? आपको फोर्ट बनाया, है ना, फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची। मॉडर्न कोची में आपको फोर्ट बनाया। किसने बनाया? आपको डच ने बनाया। किसको हरा के? आपको पोर्तुगीज़ को हरा के, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखते हैं। दम घबराना नहीं है, बहुत इजी तरीके से करेंगे। अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डच डिफीटेड पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची। मतलब देखिए डच किसको हरा देता है? पोर्तुगीज़ को हरा देता है, फिर फोर्ट विलियम बनाता है मॉडर्न कोची में। कब बनाता है? 1663 में बनाता है ना। कोची इंक्लूडेड इन ब्रिटिश कॉलोनी रीजन इन 1814, है ना। इसका ऑप्शन का होगा बी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं, है ना। देखिए अब देखिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज, मतलब इसका क्या सीक्रेट था जो सक्सेस होगी ईस्ट इंडिया कंपनी? देखिए एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, सही बात है। मतलब देश का भावना किसी में नहीं था, है ना। वो यहाँ तो रहते थे लेकिन इतना भी समझदार नहीं थे। मतलब इंडियन को इंडियन ही से मरवा दिया जाता है, किसके द्वारा? ब्रिटिश के द्वारा। वो उतना समझ नहीं पाते थे। देखिए कंपनी आर्म रिसीव वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड हैड मॉडर्न आर्म्स। देखिए कंपनी के पास जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे पुलिसमैन जो थे, जो ब्रिटिश से आए थे, उनके पास नए ज़माने का गन था, चलाने जानते थे। सबसे पहले बात है कॉन्स्पिरेसी करना जानते थे, साजिश करना जानते थे, दिमागियल थे। देखिए जिसके पास दिमाग रहेगा तो वो बिना गन से भी जीत सकता है, भाई भाई में लड़वा के भाई को मरवा सकता है ना। इसी तरीके से वो काम किया करते थे। तो फूट डालो राजनीतिक भी कर देते ब्रिटिश, है ना, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अपना फ़ायदा उठाते थे। लेकिन खैर ये तो बात नहीं करेंगे, ये तो बात हो गया। लेकिन अभी हम देखते हैं इंडियन सोल्जर लैक फिडेलिटी सीक्वेंस द वन हु पेड सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस, है ना।
देखिए उनको कम पैसा भी देखे, देखो क्या बोला, इंडियन सोल्जर लैक फिडेलिटी एंड कंसिक्वेंस ऑन द हु पेड सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस। तो कम भी पैसा पेमेंट कर देते हैं तो इंडियन काम कर देते हैं, है ना। ये बात है, क्योंकि जितने भी सैनिक वगैरह थे जो ब्रिटिश के आगे पीछे करते थे वो इंडियन ही कर देते हैं, लेकिन इंडियन लोग भोले होते थे, अच्छे होते थे, वो उतना समझते नहीं थे, है ना। इसीलिए ये सब जो ब्रिटिश का स्ट्रेंथ था जिसके कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेस हो गई। देखिए कंपनी रूल से क्राउन रूल में बन गया, कैसे बना, हम लोगों के कारण बना, क्योंकि देखिए हम लोग सब अच्छे थे, भोले भाले थे, वो आके हम लोग को सताए, राज करके निकल गए। लेकिन देखिए एक जुल्म का एक हद भी होता है, लेकिन क्या हुआ, भगवान ने अच्छे लोगों को भेजा, हमारे महात्मा गांधी, भगत सिंह और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर लोगों ने उनका सामना किया। फाइनली क्या किया, 1947 में हम लोग उनसे आज़ाद हो गए, समझ गया। देख सकते हैं हम लोग आगे। अभी देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। All the three factors were helpful in a success East India Company. It is that a group called Merchant Adventure England and formed India Company. The governor company merchant trading into India है ना in 1600 क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड ग्रांटेड रॉयल चार्टर डू बिजनेस विद 15 ईयर्स। देखिए वो 15 साल के लिए देती है, कौन, क्वीन एलिजाबेथ, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड के लिए, लेकिन वो आगे भी चले जाते हैं अपने बेटर पॉलिसी के कारण, वो आगे सर्वाइव कर लेते हैं। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ, इंडिया में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया, है ना। क्या नाम होता है उसका, लिवेंट कंपनी होता है। देखिए समझ गया, लिवेंट कंपनी होता है, गॉट अ फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। जो ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ जो देती है आपको 15 ईयर्स के लिए ट्रेड के लिए, तो कंपनी का क्या नाम होता है, लिवेंट कंपनी नाम होता है, समझ गया। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके देखिए लिवेंट कंपनी हैड ए गॉट अ चार्टर फॉर ट्रेडिंग विद इंडिया बाय लैंड रूट्स। जो देखिए लिवेंट कंपनी थी वो लैंड रूट से करती थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या थी, वो सी रूट से थी, है ना। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडीज परमिटिंग बाय सी रूट्स इन 31 दिसंबर 1600। देखिए जो क्वीन एलिजाबेथ जो परमिशन दिया था 15 साल के लिए, वो किसको दिया था, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, है ना। कब दिया था आपको, 31 दिसंबर 1600 को दिया था। वो किससे, सी रूट से वो ट्रेड करेगी, समझ गए, सी रूट से करेगी ट्रेड, इसीलिए दिया था। और लिवेंट कंपनी किससे कर दी, आपको लैंड रूट से, समझ गए। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ देख रहे हैं, दिस कंपनी एक्सटेंडेड इज ट्रेड विद ए मर्जर ऑफ ए न्यू कंपनी 1709 एंड न्यू नेम ऑफ यूनाइटेड कंपनी मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज एंड विच वाज लेट नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए इस क्या हो गया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में फिर वो तब्दील हो गया, है ना। अब इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, अगर पूछे लिवेंट कंपनी किससे संबंधित है, आपको रूट से, ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पानी के रूट से संबंधित है ना। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंपीरियर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन लंदन, समझ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंपीरियर ऑफ इंडिया, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन लंदन। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब लंदन में फॉर्म कर रही थी तो उस समय हिंदुस्तान का राजा कौन था, तब कौन था, अकबर था, कौन था, अकबर था, समझ गए। इसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं। अब इसका हम देख लेते हैं, समझ गए। सम मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज अ जनरल मीटिंग इन लंदन, है ना, इन 1599 प्रिसाइडेड ओवर लॉर्ड मायर। प्लान्स वर प्रिपेयर फॉर ट्रेडिंग ईस्टर्न आइलैंड एंड कंपनी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ इस पर्पसेस ऑफ फाउंडिंग नेम एज अ गवर्नर, है ना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कौन है, 25 क्वेश्चन है, 26 में आ रहे, देख सकते हैं। कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, है ना। एंड एट द टाइम अकबर वाज इंपीरियर ऑफ इंडिया। तो उस समय कौन था, अकबर था इंडिया का इंपीरियर। अकबर का कार्यकाल क्या था, 1505 से लेकर क्या था, 1556 होगा बाबू, 1556 से लेके कब तक होगा, 1605 तक होगा, समझ गए। इस तरीके से देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ विच मुगल इंपीरियर डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इस फैक्ट्री इन इंडिया। क्या होगा, आपको जहांगीर होगा, समझ गया, जहांगीर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए हम देख रहे हैं यहाँ
English East India Company established its temporary factory in India during the region of Mughal Emperor जहांगीर इन मसूलीपट्टनम। देखिए, जहांगीर के टाइम में मसूलीपट्टनम में आपको जो किया था टेम्पोररी फैक्ट्री किया था। कब किया था? 1611 में। जो सूरत में, देखिए, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश इन सूरत। तो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री जो था इस्टेब्लिश हुआ कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। कब हुआ? 1613 में। समझ गया? चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? कहाँ होगा भाई? सूरत हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सूरत। समझ गया? अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ से देख रहे हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस रीच मुगल कोर्ट। क्या हुआ था? मुगल कोर्ट पहुँचा था फ्रॉम सूरत। सूरत से वो, देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस रीच मुगल कोर्ट फ्रॉम सूरत 1608 डिड नॉट सक्सेस गेटिंग परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री। मतलब वो कंपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए परमिशन नहीं ले सका, नहीं मिला उसको। डिस्पाइट पोर्तुगीज एंटोगिज्म, कैप्टन मिडलटन landed at Aswali near Surat and succeeded in getting permission for trade by Mughals, है ना, मुगल गवर्नर्स। कैप्टन बेस्ट डिजॉल्व पोर्तुगीज मोनोपोली विद द वायसरॉय ऑफ सूरत पोर्ट। तो क्या किया? आपको सूरत के इसको ख़त्म कर दिया। सूरत में आपको मोनोपोली इसका ख़त्म कर दिया पोर्तुगीज़ का। फिर उसके बाद आपको देखिए, कैप्टन मिल्टन, देखिए यहाँ देख लेते हैं, डिस्पाइट पोर्तुगीज एंटोगिज्म मिडन then landed solely near the Surat, succeeded in the getting permission for trade by Mughals governor. Captain Best dissolved in Portuguese monopoly with the viceroy of Surat port. तो सूरत पोर्ट में जो आपको जो था पूरे तरीके से कोलैप्स कर दिया। किसका राज खत्म कर दिया? आपको पोर्तुगीज़ का। किसने खत्म किया? इंग्लिश ने किया। कंसिक्वेंटली ब्रिटिश एस्टैब्लिश परमिशन फैक्ट्री इन 1613। दे एक्सपेंडेड देयर ट्रेड टू other parts of India, established cooperative factories in अहमदाबाद, बरहमपुर, अजमेर, आगरा एंड इमीडिएटली। इसी तरीके से देखिए, जब इसको जब हरा देता है पोर्तुगीज़ को, तब जाके वो ओपन करता है। समझ गया? तो मेनली क्या होता है अगर पूछ लिया जाए, पहला फैक्ट्री कब था आपको? मछलीपट्टनम में, और दूसरा कब था? सूरत में। समझ गए? इसी तरीके से देखिए, पोर्तुगीज़ जो होता है आपको इंग्लिश से ही पिटाता है, आपको डच से ही पिटाता है। समझ गए? देखिए, अब ये देख लेते हैं हम। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर फैक्ट्री एंड फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। समझ गए? क्या होगा? ओनली वन होगा, ब्रोच होगा। ओके, देखिए क्या हो गया? ये 28 हो गया, अभी 29 में आते हैं। देखिए, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड। कब हुआ था? आपको सूरत में हुआ था। ये नहीं कर रहा है, परमानेंट की बात नहीं कर रही है, और ये आपको टेम्प्रोरी की बात नहीं कर रही है। अगर ऐसे पूछेंगे डायरेक्टली सूरत, और क्या मानना? सूरत ऑप्शन मानना है ना। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन तो आप लोग देख चुके हैं। यहाँ देखिए, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्तुगीज एट स्वाली। क्या हुआ था आपको? थॉमस बेस्ट ने क्या हुआ था? आपको पोर्तुगीज़ को हरा दिया था। कहाँ? स्वाली में हराया था। पिछले में पढ़े ना आपको, समझ गए? स्वाली में किसको हराया था? आपको पोर्तुगीज़ को। किसने हराया था? ब्रिटिश ने हराया था, है ना। चलिए यहाँ देखते हैं। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत। समझ गया? कहाँ किया था आपको? सूरत में आपको अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था। किसने? इंग्लिश ने किया था। ओके, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत अमंग ऑल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू ब्रिटिश सेटअप परमानेंट फैक्ट्री इन सूरत। तो जहांगीर ने परमिशन दिया इंग्लिश को कि जाओ तुम अपना परमानेंट फैक्ट्री सूरत में ओपन कर लो। तो कब हुआ ओपन? 1613 में। समझ गए? द डच एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन सूरत इन ईयर 1616। फिर डच का फैक्ट्री कब ओपन हुआ? 1616 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में होता। वाइल फ्रेंच इन ईयर 1668। समझ गए? पोर्तुगीज़, समझ गए? डच का फैक्ट्री कब ओपन हुआ आपको? सूरत में 1616 में हुआ। फ्रेंच का कब हुआ आपको? 1600
68 में हुआ है ना। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए इन ईयर 1663 1613 वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन अ परमिशन सेट अप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट। कहाँ हो जाएगा आपको? सूरत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सूरत में, है ना। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देख लेते हैं। इन ईयर 1613 ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन अ परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री इन सूरत, है ना। तो जहांगीर देता है ना जी परमिशन इंग्लिश को, समझ गए, इसलिए। चलिए हम आगे बढ़ा। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। किससे लेता है जी? आपको पोर्तुगीज से लेता है ना। क्या होता है, पोर्तुगीज दहेज में दे देता है बॉम्बे को। किसको देता है? ब्रिटिश को दे देता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देते हैं। बॉम्बे वॉज गिवन एज अ डॉरी गिफ्ट बाय द पोर्तुगीज क्राउन टू द ब्रिटिश when H.M. Charles II, the King of England, married Catherine of Braganza, the Princess of Portugal, in 1661. Charles II gave a Bombay to British East India Company on £10 annual in rent। समझ गए? इसी तरीके से दे देता है। अब देखिए क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 34 में आते हैं। ओके, देखते हैं। एंड विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल बाय औरंगजेब, है ना। किसको कर दिया था? सर जॉन चाइल्ड को आपको एक्सपेल कर दिया था। किसके द्वारा? आपको औरंगजेब के द्वारा एक्सपेल कर दिया जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख रहे हैं। ओके, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, ब्रिटिश गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे जॉन चाइल्ड Cordats of Mughal ports of Bombay and Western Coast area in the 1688 and tried to capture Makkah pilgrims, है ना। As a result of which Aurangzeb ordered to expel him from India। देखिए जो मक्का जो जा रहे थे, जो पिलग्रिम जा रहे थे, उनको रोक लिया था, उनको डिस्टर्बेंस कर रहा था। फिर पता चला मतलब इसको औरंगजेब को, फिर क्या किया, आपको निकाल दिया, है ना। फिर उसको भागना पड़ा। किसको? जो सर जॉन चाइल्ड को। ही वॉज अ फोर्स नेगोशिएटेड फॉर पीस वेंट हिज नीज बिफोर द मुगल एम्पायर। अपने घुटने के बल गिरा, उससे माफ़ी मांगा। किससे मांगा? आपको औरंगजेब से मांगा। किससे? औरंगजेब से। कौन मांगा? सर जॉन चाइल्ड, समझ गया। इसीलिए उस समय अच्छा मुगल का दबदबा था। ये चीज़ है। अब देखो इसमें देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉजेज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वार। देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुआ था, क्या कॉजेज था? देखिए इसका जो था कैप्चर ऑफ फ्रेंडशिप बाय द ब्रिटिशर्स। फ्रेंडशिप को कैप्चर किया गया था। लेकिन देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार जो बता दे रहे हैं आपको 1746 में स्टार्ट हुआ और 1748 में ख़त्म हुआ। इसका मतलब 2 साल के लिए चला। मेनली जो यूरोप में आपको किसके द्वारा हो रहा था? फ्रेंच और ब्रिटिश में कुछ अनाबन टेंशन चल रहा था, जिसका असर कहाँ देखा? आपको इंडिया में देखा। तो क्या कर लेता है? ब्रिटिश कैप्चर कर लेता है फ्रेंडशिप, है ना। फ्रेंडशिप कर लेता है, फिर 2 साल तक लड़ाई चलता है, फिर जाके आपको ये ख़त्म हो जाता है एक्सला चैपल की ट्रीटी से। फिर वो क्या हो जाता है? ये बार ख़त्म हो जाता है ना। कार्नेटिक वार ख़त्म हो जाता है। इसमें जो ट्रीटी होता है एक्सला चैपल की ट्रीटी होती है, समझ गए। देखिए यहाँ देखते हैं। देखिए कार्नेटिक वॉज अ फॉर्ट बिटवीन। देखिए कार्नेटिक वार किसके बीच में फॉर्ट किया गया था? तो भी तो आपको हम बता दिए, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में फॉर्ट किया गया था, समझ गए। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में फॉर्ट किया गया था। ओके, अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं। देखिए लिस्ट 1 में लिस्ट 2 सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो, है ना। फर्स्ट कार्नेटिक वार तो बता दिए आपको, इंग्लिश फ्रेंच के बीच में हुआ था। आपको 1746 में स्टार्ट हुआ, 1748 में ख़त्म हुआ। ये सिर्फ 2 साल के लिए हुआ था। इसमें एक ट्रीटी होता है, एक्सला चैपल की ट्रीटी होती है ना। एक्सला चैपल की ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के दौरान जो जिसका कब्जा किया रहता है उसको छोड़ दिया जाता है ना। ये जो होता है फर्स्ट कार्नेटिक वार आपको ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है ना। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है, समझ गया। इसी तरीके से हम लोग देखते रहेंगे। अब देखिए 37 हो गया। अब यहाँ आते हम लोग। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं। देखिए किस में क्या क्या हुआ था बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार जो होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल हुआ था, तो बता दिए। अब देखिए थर्ड कार्नेटिक वार हुआ था इंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस से आपको इंड हुआ। और सेकंड में वार ऑफ इंक्लूसिव हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड फर्स्ट
मैसूर बार में हुआ ब्रिटिश लॉस्ट। क्या होता है, ब्रिटिश लॉस्ट हो जाता है, ब्रिटिश लॉस्ट कर देता है फर्स्ट मैसूर बार में। अब देखिए यहाँ देखते हैं 38 में, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल एंड 1714 फिर 48 में ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल होती है। फर्स्ट कार्नेटिक वार वाज एंडेड, है ना, पहला कार्नेटिक वार आपको एंड हो जाता है। इंग्लिश गॉट बैक टू मद्रास, नहीं, देखिए इसमें जो होता है क्या होता है, आपको सी होता है, सही बात है, मद्रास से वो बैक हो जाता है, कौन होता है, इंग्लिश हो जाता है, और इसमें ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल की ट्रीटी होती है, सही बात है, इसका ऑप्शन सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, Who among the following was the first European to initiate the policy of taking a part in the quarrels of a Indian princes with a view to acquire territories, है ना, क्या होता है, डुप्लेक्स के बीच में होता है ना। चलिए इसमें चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर एर्लिएस्ट फैक्ट्री एट, कहाँ करता है, आपको सूरत में करता है, तो कहाँ करता है, सूरत में करता है, कौन करता है, फ्रेंच करता है ना, समझ गया। अब देखिए यहाँ आते हैं 41 में आ रहे हैं हम, देखिए अब 41 में हमारे तो देख रहे हैं, देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुइस 16, समझ गया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लुइस 16, समझ गया, लुइस 16 किस टाइम में। अब देखिए अब इसमें हम देखते हैं, एंड हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, इंडिया में फ्रेंच कंपनी का फाउंडर कौन था, अब कौन था, आपको कोलबर्ट था, कौन था, कोलबर्ट था, फ्रेंच कंपनी का फाउंडर कौन था इंडिया में, आपको कोलबर्ट था, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हम देखिए नेक्स्ट में देख रहे हैं, द कंपनीज, है ना, कंपनी डेज इंडीज ओरिएंटलिस वॉज इस्टेब्लिश द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलबर्ट इन 1664, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, है ना, क्या हुआ था, आपको फ्रेंच कंपनी को फाउंडेड किया था, ही कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, समझ गया। इस तरीके से देखें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज इस्टेब्लिश बाय डच, है ना, अब क्या होता है, बी में भी होता है, बी भी ऑप्शन रहेगा, और सी में होता है, चिंसूरा में भी करता है और हुगली में भी करता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज इस्टेब्लिश बाय डच, डच ने आपको चिंसूरा में फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया और हुगली में भी किया, समझ गए, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ओके, अब हम देख रहे हैं ये वाला, फ्रेंच फेल टू इस्टेब्लिश पावर इन द डेक्कन बिकॉज, है ना, क्यों, अब इसको हम देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, डुप्लेक्स वाज नॉट अ कैपेबल ऑफ जनरल। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं, इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, क्या था जी, अब देखिए यहाँ जो क्या बता रहा है, बोल रहा है फ्रेंच फेल टू इस्टेब्लिश द पावर इन द डेक्कन, तो फ्रेंच क्यों फेल हो गया डेक्कन रीजन में, इसलिए क्योंकि इंग्लिश के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी था, फ्रेंच से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था, आपको ब्रिटिश था। अब देखिए यहाँ देखते हैं, देखिए आंसर क्या होगा, फ्रेंच वर नॉट लाइक बाय द इंडियंस, है ना, फ्रेंच वर नॉट लाइक बाय द इंडियन, है ना, इंडियन के द्वारा फ्रेंच लाइक नहीं किया जा रहा था, समझ गए, नहीं किया जाता। और उसके साथ साथ क्या है, आपको इंग्लिश का आर्मी बहुत मजबूत था। पडुचेरी वॉज नॉट ए स्ट्रेटेजिक सेंटर, पडुचेरी स्ट्रेटेजिक सेंटर नहीं था। देखिए यहाँ भी फिर हम लोग देख सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्या बोला, फ्रेंच फेल टू इस्टेब्लिश पावर इन इंडिया, फ्रेंच फेल टू इस्टेब्लिश पावर इन इंडिया डेक्कन बिकॉज, इसलिए क्योंकि इसको इंडिया के लोग लाइक नहीं कर रहे थे, द फ्रेंच वर नॉट लाइक बाय इंडियंस, इंडियन के द्वारा लाइक नहीं किए जा रहे थे, समझ गया। इस तरीके से कंज्यूमर अगर लाइक ही नहीं कीजिएगा तो गुड्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए वन मेजर कॉजेज ऑफ फ्रेंच फेलियर इन इंडिया वॉज देयर बिग नेवल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द वॉलेटाइल ड्यूरिंग द वॉर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन, द फ्रेंच नेवल strength was reduced to badly, navy had hardly battleship left in the 7th years. On the other hand, the British had a strong naval army troop. Okay, चलिए हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्या हो गया, ये फिर आपको ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको 2-4 क्वेश्चन और है, फिर आपको ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, हो गया। देखिए यहाँ जो देख रहे हैं, देखिए फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स इंटर इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और अदर, समझ गए। अब इसको क्या होगा, बी होगा, सबसे पहले कौन आया,
सबसे लास्ट में देखिए, अब जैसे कि मान लेते हैं कि पहले पोर्तुगीज़ आया, कौन आया? पोर्तुगीज़, है ना। पोर्तुगीज़ कब आया? आपको 1498 में सबसे पहले कौन है? आपको वास्को डी गामा आया। तो इसी तरीके से कह सकते हैं, तो सबसे पहले पोर्तुगीज़ आया, फिर उसके बाद डच आया, फिर उसके बाद कौन आया? फिर उसके बाद इंग्लिश आता है, फिर उसके बाद फ्रेंच आता है। इस तरीके से एग्ज़ाम में दे सकता है आपको ऐसे क्या अवरोही क्रम में सजाए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? पोर्तुगीज़, फिर लिखना डच, फिर लिखना क्या लिखना है? फिर इंग्लिश लिखना है, फिर आपको फ्रेंच लिखना है। समझ गया? अब देखिए नेक्स्ट देख रहे हैं। हम देखिए ये जो है, देखिए सीक्वेंस ऑफ अराइवल यूरोपियन पावर्स इन इंडिया एज फॉलो: पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच, वाइल इस्टेब्लिश ऑफ द कंपनीज एज बिलो। देख सकते हैं, है ना। ईस्ट इंडिया पोर्तुगीज़ कंपनी 1498 में हो गई, है ना। देखो 1498 में, 1602 में हो गई डच कंपनी। गवर्नर कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हो गई। डैनिश हो गया 1664 में। अब कंपनी डीज इंडिस ओरिएंटल हो जाएगा 1664 में। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं ना। अब देखो संबंध देखेंगे किसका किससे है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। अब देखिए देख रहे हैं इसको हम, तो देखिए पोर्तुगीज़ का किससे संबंधित है जी? पौंडुचेरी का किससे संबंधित है? देख लीजिए पौंडुचेरी का किससे है। देखिए लगिए यहाँ हम लोग से देख लेते हैं। तो पौंडुचेरी का जो संबंधित किससे है? देखिए पौंडुचेरी का जो संबंधित है आपको किससे हो जाएगा? फ्रेंच से हो जाएगा। फ्रेंच रिलेटेड टू पौंडुचेरी। यहाँ क्या लिखेंगे? P/F, है ना, पौंडुचेरी। अब जो गोवा का संबंधित किससे हो जाएगा जी? गोवा का पोर्तुगीज़ से हो जाएगा, पोर्तुगीज़ से हो जाएगा। अब जो हो जाएगा आपको ट्रंकोबार जो हो जाएगा किससे हो जाएगा? आपको डैनिश, डैनिश से संबंध हो जाएगा। आपको जो सदरस हो जाएगा, सदरस किससे संबंधित हो जाएगा? डच से, डच से सदरस संबंधित हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते देख लेते हैं। देखिए यहाँ तो बता दिया आपको कैसे कैसे क्या होगा। देखिए पौंडुचेरी से फ्रेंच रिलेटेड है ना। गोवा से रिलेटेड पोर्तुगीज़ है। ट्रंकोबार से रिलेटेड आपको हो गया डैनिश। आपको सदरस से रिलेटेड क्या हो जाएगा? आपको डच हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, देखिए आपको आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट सोरा एंड ओपियम। तो बेस्ट सोरा और ओपियम जो प्राप्त करते थे, नशे का चीज़ कहाँ से प्राप्त करते थे? आपको बिहार से करते थे। कौन करते थे? यूरोपियन करते थे। समझ गए? अब देखिए यहाँ जो है, देखिए द यूरोपियन ऑब्टेन बेस्ट सोरा एंड ओपियम फ्रॉम बिहार। समझ गए? कहाँ से लेते थे? आपको बिहार से प्राप्त करते थे। कौन करते थे? यूरोपियन करते थे। एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड विच रीजन वाज अ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। तो बिहार हो जाएगा। तो आग बंद करके बिहार मारना। कब मारना जी? बिहार। समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। समझ गए? अब देखो यहाँ देखते हैं हम, देखो हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वाज द लास्ट टू कम टू द प्री इंडिपेंडेंस। देखिए सबसे पहले आया, समझ गए। देखिए लास्ट टू कम का वाला, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन हु वाज द लास्ट टू कम एंड प्री इंडिपेंडेंस। सबसे पहले चले गए कौन गया? आपको फ्रेंच, है ना। ये चीज़ हो गया। आपको देख सकते हैं किसका किसका कार्यकाल कैसे रहा, किसका किसका कार्यकाल आपको कैसे रहा, देख लीजिए आप। देखिए पोर्तुगीज़ 1498 में आया, पहला फैक्ट्री कहाँ आपको? 1503 में। कहाँ लगा आपको? कोचिंग में। डच आपको 1602 में आया, पहला फैक्ट्री इसका कहाँ रहा? आपको मसूलीपट्टनम में 1605 में। इंग्लिश 1599 में आया और पहला फैक्ट्री इसका कहाँ रहा? आपको सूरत में। कब रहा? 1613 में। देखिए टेम्पोररी फैक्ट्री कहाँ रहा? मसूलीपट्टनम में 1611 में। समझ गया? आप देखिए फ्रेंच, इसका पहला फैक्ट्री कहाँ रहा? आपको 1664 में। फ्रेंच आया कब? 1664 में। पहला फैक्ट्री कहाँ किया आपको सूरत में। कब किया? 1668 में। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 आपका है। चलिए 50 देख रहे हैं। चलिए ये तो छोड़ देते, उतना खास क्वेश्चन नहीं है। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यूपीएससी का कुछ क्वेश्चन बताने के लायक ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को प्रोफेसर नहीं बनना। जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग हम खुद आपको बता देंगे। ओके। अब देखिए यूआरओ का यूपीआरओ का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अब देखिए अब बोल रहा है विद रेफरेंस टू द कॉजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। क्यों मतलब फ्रेंच फेल हो गया, क्यों ब्रिटिश आगे निकल गया? जाहिर सी बात है कि डायनेमिक थिंकिंग हो गया, है ना। डायनेमिक तरीके से मैनेजमेंट का वो मतलब वो समझ गया, पढ़ लिया सिचुएशन को, फिर वो आगे बढ़ गया। अभी हम देखते हैं। देखिए देख रहे हैं इसको हम। देखिए
गेटिंग ह्यूज वेल्थ मैन पावर फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, है ना, एंड नेवल सुपरिटी ऑफ द ब्रिटिश। समझ गए, ये जितने भी सारी चीज़ थी ब्रिटिश के लिए बेस्ट थी। इसका क्या होगा, आंसर 2 हो जाएगा। समझ गए। अब जो भी मतलब डायनेमिक माइंड लगाएगा वो आगे बढ़ेगा, सीधी बात है। अब मान लेते हैं कि कभी भी कंपटीशन होता है तो वहाँ पर यही देखा जाता है कि किसका एफर्ट कितना ज़्यादा है। अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, न्यूजीलैंड कमज़ोर है मान लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीतता तो क्यों जीतता है, इसलिए क्योंकि उसका प्लान ही अलग होता है ना। क्योंकि ऐसा बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जो बॉलर है, न्यूजीलैंड में बहुत अच्छे अच्छे बॉलर है ना, उसके पास भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन जो प्लान होता है उस प्लान को किस तरीके से डन किया था ये मैटर करता है ना। ऑस्ट्रेलिया बेटर तरीके से डन करती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप भी उठाई है। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं ना। आप देखो, देयर वर मेनी कॉजेज ऑफ द सक्सेस ब्रिटिश इन इंडिया, नेवल सुपीरियरिटी एंड गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम द बंगाल, बेटर इंटर कंडीशन एंड अमंग आर्मी वर द फॉर्म। तो सब कुछ मतलब ब्रिटिश के पास भी करता है। हेलो फ्रेंड्स, जो भी मेरे द्वारा देखिए, हमने तो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ओके, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ाता हूँ बीपीएससी के लड़कों को, लेकिन मेनली मेरा भी जो रीज़न है कि ऑनलाइन में अगर कुछ मिस्टेक भी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, ओके। मेरा जो भी रहा आपको 100% देने की कोशिश की है, और आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे। आप लोग कोशिश करें कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर